बच्चों तुम लोग का बुक चेंज हो गया है, ठीक है। मैं बुक दिखा देती हूँ, एक बार देख लो। ये बुक स्कूल से लेनी है, दिख रहा है। तुम लोग का स्वाध्याय नहीं आएगा, जिसमें स्वाध्याय में तुम लोग पढ़ते थे। और देखो तुम लोग का पाठ कौन सा पहले पढ़ना है, आधुनिक काल में विश्व, ठीक है। इसमें पॉइंट है आधुनिक काल की संकल्पना, इसके बारे में जानेंगे। फिर है विश्व में आधुनिक युग का अवतरण, पुनः जागरण के कारण। अब इसमें बहुत सारा पॉइंट आएगा, मैं इसमें दी हूँ, बुक लेकर के उसमें देखना। इसमें धर्म युद्ध है, इस्लाम धर्म है और है रीडिंग तुम लोग को लगाना है, मैं समझाऊंगी। पुनः जागरण के प्रभाव, अफ्रीकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। जैसे ये बुक लेगा उसमें पहला चैप्टर ऐसे देखेगा, फिर देखो, फिर इसके बाद ए आएगा, फिर हम लोग ऐसे देखते और पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा अभी भी पढ़ना है तुम लोग को। अब चेंज हो गया है, पढ़ना वही है लेकिन तरीका इसका अलग है। अब मैं तुम लोग ये समझाऊंगी, ठीक है। सब बुक ले लेना और इससे समझना, फिर पीछे क्वेश्चन आंसर है, फिर उसको करना है, ठीक है। 8वीं क्लास। अब आधुनिक विश्व के तात्पर्य वर्तमान विश्व से है, यानी कि पूरे विश्व के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। आधुनिक काल की संकल्पना, यानी कि भारतीय इतिहास के विकास के 3 सोपान है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्य काल, तीसरा आधुनिक काल, ठीक है। ये 17वीं शताब्दी के मनुष्य को यदि आधुनिक विश्व पुनः दिखाने को मिल जाए तो निश्चित रूप से वह इस बदलाव को, संसार को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यानी कि अभी के काल में इतना बदलाव हो गया है कि पहले के लोग जब देखेंगे प्राचीन काल के, यानी 17वीं शताब्दी में बताई ना, तो आश्चर्यचकित रहेंगे, क्योंकि अभी विशाल काया वाला बांध बन गया है, बहुमंजिले इमारत बन गई है, ये सब देख करके। और कृषि में भी अपना अलग ही बदलाव आया है। आधुनिक विश्व के तेजी से बदलते परिवेश के साथ साथ हमारा देश बहुआयामी आधुनिक भारत बन करके उभरा है, ठीक है। अब हम जानेंगे विश्व के आधुनिक युग का अवतरण। इसमें क्या है ये जानो। नवजागरण, यानी मनुष्य ने सदैव से ही अपने ज्ञान का वृद्धि किया है, ठीक है। पुनः जागरण एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिजनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के आरंभ में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। डेविस ने पुनः जागरण को इन शब्दों में परिभाषित किया है। धर्म के ठेकेदार से मुक्त होने के शांतिपूर्ण प्रकरणों के नाम ही पुनः जागरण है। अब हम पुनः जागरण के कारण पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो पुनः जागरण में मैं क्या धर्म युद्ध और इस्लाम धर्म लिखूं। इसमें गांव में आगे पढ़ना नवीन आविष्कार के बारे में है, भौगोलिक खोज है, भाषा एवं साहित्य है, नगरों की स्थापना है, सामंतवाद का विनाश है, मानवतावाद, ठीक है। तो मैं तुम लोग को ये समझा रही हूँ धर्म युद्ध के बारे में। यूरोप में लंबे समय तक चलने वाले युद्धों के यूरोप के लोगों को विविध देशों के धर्म के संस्कृतियों से अवगत कराया, जिससे
जिससे वे स्वतंत्र चिंतन के प्रवृत्ति ने पुनर्जागरण का खोज किया। और जो पॉइंट है तुम लोग अगर बुक ले लेता है उसमें सब लिखा हुआ है और फिर लेकर के रीडिंग तुम लोग को करना और समझना है। इस्लाम धर्म का प्रचार। अरब के लोगों ने यूरोप में इस्लाम धर्म के प्रचार के बहाने अपना आधिपत्य स्थापित किया और वहां धर्म, समाज और राजनीतिक के दशाओं में जो परिवर्तन उत्पन्न हुए उन्हीं के कारण दबे पांवों के नव जागरण यूरोप में प्रवेश कर लिया। ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट तुम लोग को पढ़ना है। अब हम चार पहले समझ लेते हैं पुनर्जागरण के प्रभाव। यूरोप के सभी राष्ट्र पुनर्जागरण के स्वर्णीय आभा से अलंकित हो रहे हैं। इसलिए हो उठे वो लोग क्योंकि यहाँ पुनर्जागरण यानी कि फिर से यूरोप का उदय होता। ठीक है, पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देशों व्यापारिक मार्गों के खोज तथा नए उपनिवेश का स्थापित करने में जुट गए थे। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर दिया हुआ है, उसको रीडिंग करना है। रीडिंग तुम लोग करेगा और जो नहीं समझ में आएगा वो मैं बताऊंगी। अब देखो फिर पढ़ लेते हैं अमेरिकी क्रांति। अमेरिका में कौन सी क्रांति हुई थी, क्यों हुई? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा वाणिज्य पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेश में सर्वप्रथम स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के इस दमनकारी कार्यवाही से यह परिणाम निकला कि दोनों पक्ष 1775 ईस्वी में लेक्सिंगटन के प्रथम युद्ध में उलझ गए थे। अब इसके बारे में हम पूरा रीड करेंगे तो पता चलेगा। अब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। उपनिवेशों के इस सफलता के उपरांत न केवल स्वतंत्रता को अमेरिका आस्था के रूप में स्थापित किया बल्कि इसके दूरगामी परिणामों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रेरित किया था। ठीक है, अब देखो इसमें रूस भी आ जाता है, बहुत सारे देश मिल करके जो हम अभी पूरा रीड करेंगे तो उसमें आएगा। यहाँ का राजा 14वां लुई अपने तमाम कमजोरियों के बावजूद भी देश के भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। ठीक है, अब और थोड़ा समझ लेते हैं। रूसों के अनुसार